Welcome students. In the last lecture we have already studied about the endoplasmic reticulum. उसका रोल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके टाइप्स के बुनियाद पर उसके फंक्शन क्या हैं, वो तमाम चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ताल्लुक से हमने देखा है. Now in this lecture we will study about the two different types of cell organelle. First of all, that is Golgi complex. Golgi complex, that is also one of the important cell organelle which is present in all यूकैरियोटिक सेल. जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं यानी प्लांट सेल, एनिमल सेल, सभी के अंदर यहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है. इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है गोल्जी. उसी बेस पर उसको जो है यहाँ पर गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है. अब यहाँ पर जो वर्ड लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह ये है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स दैट इज़ प्रेजेंट इन टू फॉर्म्स. दो किस्म के स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं. लॉन्ग पार्ट जो यहाँ पर होते हैं उसको सिस्टर्नी कहेंगे, एंड एट बोथ द एंड्स ऑफ सिस्टर्नी या राउंडेड बॉडीज आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज वेसिकल. तो दो टाइप के स्ट्रक्चर यहाँ पर इकट्ठा होकर गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर आप देख रहे हो सिस्टर्नी, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट, बट ऑल द सिस्टर्नी दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे के पैरेलल है इन द फॉर्म ऑफ लेयर वन बाय वन यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं. ये सिस्टर्नी है और इसके एंड का जो स्वोलन पार्ट होता है यहीं पर राउंडेड बॉडीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज वेसिकल. तो दिस इज़ अबाउट द गोल स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर हर यहाँ पर जो प्लांट एनिमल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंपल्सरीली दे आर प्रेजेंट. अब देखना है व्हाट इज़ द रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है आमतौर पर ये ब्रेक करता है. ब्रेक करना यानी डाइजेशन करना. कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स दोज आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट. उसके अंदर ये कन्वर्ट करना है, इसी को ब्रेकिंग मैकेनिज्म कहा जाएगा. और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है चैप्टर की शुरुआत में कि यहाँ पर ये तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर जो है दैट इज़ द मेन सेंटर फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के हैं, एक है एनाबॉलिक, दूसरा है कैटाबॉलिक. अब जाहिर सी बात अगर यहाँ पर ब्रेकिंग मैकेनिज्म हो रहा है तो यहाँ पर इसका मतलब है कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये उसको जो है ब्रेक करने के लिए जिम्मेदार होते हैं. अगर यहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है तो ये ब्रेक हो जाएगा ग्लाइको यानी यहाँ पर ग्लाइकोजन, या उसको जो हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे. कार्बोहाइड्रेट और लिपिड ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे. अगर साथ में थे तो कॉन्जुगेटेड फॉर्म था, सेपरेट हो गए हैं तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, इनको तोड़ने का काम इसका जो है यहाँ पर पाया जाता है. ये कंडीशन, ये सिचुएशन इसके अंदर मौजूद होती है. यानी हम कह सकते हैं इन प्लांट सेल इसका फंक्शन जो है यहाँ पर टू परफॉर्म कैटाबॉलिक रिएक्शन ऑल्सो. कैटाबॉलिक रिएक्शन भी यहाँ पर जो हो सकता है, ये कंडीशन पाई जाती है. फिर उसके बाद इसके ज़रिए से प्रोडक्शन भी हो रहा है. अब प्रोडक्शन इट प्रोड्यूसेस पेक्टिन, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्लांट बॉडी की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिकल प्लांट सेल के अंदर जो है पेक्टिन होता है. और मैंने आपको बताया है ये जो पेक्टिन होता है दैट शो एफिनिटी विथ वाटर. वाटर के साथ में इसको अट्रैक्शन है, वाटर को ये जो एब्सॉर्ब करते हैं, और इस तरीके से ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर होता है यानी अपवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर होगा. सॉइल के अंदर जो वाटर है दैट इज एब्सॉर्ब बाय पेक्टिन, और वो सॉइल वाटर दैट इंटर इनसाइड द प्लांट बॉडी. फिर जाइलम सेल जो मौजूद होते हैं वो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के लिए जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इस तरीके से कैटाबॉलिक रिएक्शन भी होता है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, यानी यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शन भी इसके अंदर जो है पाए जाते हैं. तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाएगा. इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम. लाइसोसोम जनरली दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. आमतौर पर ये जो लाइसोसोम होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन लाइसोसोम. लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म बना है मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. और पॉली का मतलब होता है मेनी, यानी लाइसोसोम दैट शो मेनी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. कई एक्सटर्नल
स्ट्रक्चर इसके अंदर जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और उसी बुनियाद पर लाइसोसोम को 3 पार्ट में 3 टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड किया गया है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडी। जो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर लाइसोसोम का रहेगा, राउंडेड बॉडी सेल के जैसा दिखाई दे, बल्कि ये सेल ऑर्गेनेल है, तो यहाँ पर जो है उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। अब अगर 2 प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, 2 सेल यहाँ पर उनका यूनियन हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो डाइजेशन है। अगर यहाँ पर डाइजेशन आगे आने वाला है, इंगल्फ, फाइगोसाइटोसिस, अगर ये किसी पैथोजन को ये इंगल्फ कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, तो उसको निगल लेने के बाद जब उसको डाइजेस्ट करें, ख़त्म करेंगे, तो उसके जो रेसिड्यूज़ यहाँ पर बचते हैं वो ये लाइसोसोम के बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसको तीसरा स्ट्रक्चर कहा गया, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज रेसिडुअल बॉडीज़। रेसिड्यू से बना है रेसिडुअल बॉडी, और रेसिड्यू का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल वगैरह जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जो यहाँ पर डाइजेशन के बाद जो फाजिल मादे बच जाते हैं, रेसिड्यूज बच जाते हैं, उस बुनियाद पर यहाँ पर जो रेसिडुअल बॉडी कहा जाता है। क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाई लाइसोसोम्स आर called as polymorphic is in structure, या polymorphism in lysosome that are observed, why? तो यहाँ पर रहेगा lysosome that are showing primary structure, secondary structure and residual body. 3 different types of structures are present in the lysosome, so lysosome that are called as polymorphic in their nature, ये उसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। अब लाइसोसोम के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है? लाइसोसोम के अंदर एक ख़ास किस्म के एंजाइम मौजूद होते हैं जिनको कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये जहाँ कहीं पर सीक्रेट होते हैं, वो अतराफ़ की जगह को जो है यहाँ पर डाइजेस्ट कर देते हैं। यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। जो भी चीज़ वहाँ पर है उसको डाइजेस्ट करने का काम इसी का होता है। तो यहाँ पर इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, उसी बुनियाद पर ये पैथोजन को जो है यहाँ पर डाइजेस्ट करने का काम उसी के ज़रिए यहाँ पर किया जाएगा। आम तौर पर जो एंजाइम लाइसोसोम के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं वो एंजाइम अमाइलेज एंजाइम यहाँ पर रहेगा, जो अमाइलोज कार्बोहाइड्रेट की टाइप है उसको डाइजेस्ट करेंगे। प्रोटीएज एंजाइम मौजूद है जो प्रोटीनस मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। लाइपेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है जो लिपिड के मॉलिक्यूल, फैटी मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो यहाँ पर एंजाइम के ज़रिए से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को, कंपोनेंट ऑफ सेल को ब्रेक किया जाएगा, ये कंडीशन उसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइसोसोम यहाँ पर इनका जो प्रोडक्शन होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। पहले यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने देखा है, इनके दरमियान कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, एट्रिक्शन होते हैं, और उसी का रिजल्ट होता है कि यहाँ पर लाइसोसोम का प्रोडक्शन होता है। और लाइसोसोम के अंदर एक पर्टिकुलर एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो मुख्तलिफ किस्म के फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है जिम्मेदार होते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। अब यहाँ पर इसको देखना स्पेशल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, इसके ज़रिए से दे कैन इवन डाइजेस्ट द टोटल बॉडी सेल, या बॉडी के जो कुछ सेल होते हैं उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इसका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करना। लेकिन कभी कभी यहाँ पर अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट में यहाँ पर जो है रिलीज़ हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, सीक्रेट हो जाते हैं, तो दे कैन इवन डाइजेस्ट होल सेल, वो पर्टिकुलर सेल को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम वो सेल को भी डाइजेस्ट करते हैं, सेल को भी ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है सुसाइड बैग, एक थैली नुमा हिस्सा जो सुसाइड कर देता है। इस तरीके से इसके ऊपर भी क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग। एक सेंटेंस वहाँ पर रहेगा, लाइसोसोम दैट कैन इवन डाइजेस्ट बॉडी सेल, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइड बैग भी इसको कहा जाएगा। ये कंडीशन, ये सिचुएशन जो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा लाइसोसोम डाइजेशन के अलावा 2 स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इट कैन ऑल्सो परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेल के बाहर अगर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन आउटसाइड द सेल, तो उसको कहेंगे हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और डाइजेशन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर अगर डाइजेशन होता है तो दैट टाइप इज कॉल्ड एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एग्जाम्पल दी हुई एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्रोजोम।
12th के अंदर हमारा एक चैप्टर आने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसके अंदर आएगा मेल स्पर्म। स्पर्म जो होता है ये स्पर्म है, यहाँ पर मेल स्पर्म, यहाँ पर जो मेल बॉडी के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है और इसके सिरे के ऊपर एक कैविटी पाई जाती है। इस कैविटी को हम कहेंगे यहाँ पर एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद होते हैं। जब सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जब ये स्पर्म मेल बॉडी से खारिज होते हैं यूटेरस और फीमेल के अंदर, ये बड़ी तेज़ी से तैरते हुए फीमेल गैमेट को तलाश करते हैं। जब फीमेल गैमेट मिलता है, दोनों का यूनियन होता है, तो यहाँ पर यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो ये एक्रोसोम, ये थैली फटती है और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यहाँ पर निकलते हैं और ये ओवम की वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं और मेल न्यूक्लियस जो है दैट इंटर इनसाइड द फीमेल न्यूक्लियस। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर एक्रोसोम का जो रोल होता है, दैट कैन डाइजेस्ट वॉल ऑफ ओवम। ये ओवम की जो वॉल होती है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। सेल के बाहर का हिस्सा है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, इसीलिए उसको कहा जाएगा। इसी तरीके से इंट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है उसके लिए आपको टर्म बताई जा रही है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी निगल लेना। ये कब होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन अगर इंटर होते हैं, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया, एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो बॉडी जो है यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है, एक इम्यून सिस्टम पाई जाती है। और वो जो डिफेंसिव मैकेनिज्म यहाँ पर होता है वो यहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर जो पैथोजन है उनकी सर्चिंग करते हैं। जब वो मिलते हैं उनको जो है उनको निगल लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर दाखिल कर लेते हैं। इस तरीके से वहाँ पर उनका डाइजेशन यहाँ पर होता है इनसाइड द सेल। जो हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी पावर है, लिम्फोसाइट जो मौजूद होते हैं, उसके बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया वायरस चले जाते हैं और सेल के अंदर उनको डाइजेस्ट किया जाएगा। इस तरीके से उसको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। और फिर उनके जो यहाँ पर रेसिड्यूज बचते हैं वही लाइसोसोम को क्या नाम दे दिया जाता है? रेसिडुअल बॉडीज़ उसको जो है यहाँ पर हम कहेंगे। ये कंडीशन, ये सिचुएशन यहाँ पर पाई जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इस लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर जो है 2 सेल ऑर्गेनेल की स्टडी की है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स है और उसके बाद जो यहाँ पर लाइसोसोम है। लाइसोसोम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाएगा। उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम मौजूद हैं, हाउ लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस, वो चीज़ है। और यहाँ पर जो इसका रोल होता है वो डाइजेशन का जो प्रोसेस है, सुसाइड बैग भी कहा जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो कवर हो जाती हैं। स्क्रीनशॉट आप इसको ले लो और उसके बाद जो स्टडी करना है कॉपी करना, नोट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।